फिर चुनकोंग से कहता है कि मेरे पास अभी इतनी लिंक्स नहीं है, मैं 2 दिनों के अंदर आपकी सारी लिंक्स आपको लौटा दूंगा। इतना कहने के बाद चुन वहां से जाने लगता है। उसके जाने के बाद जो क्वांग अपने पास से किसी चीज को बाहर निकालते हुए कहता है कि ब्रदर चुन के साथ जो अलाइड पिक का डिसाइपल लड़ा था, उस लड़ाई में ए बचा हुआ था। फिर क्वांग जांग से कहता है कि आखिर उस अलाइड पिक के डिसाइपल का नाम क्या था और वो किस स्वॉर्ड टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा है। ये सुनने के बाद जांग क्वांग से कहता है कि उसका नाम लिन फे है और वो 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा है। ये सुनने के बाद क्वांग काफी ज्यादा हैरान हो जाता और कहता है कि इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है, मैंने इससे पहले भी 10,000 शॉर्ट टेक्निक को देखा है। एक शॉर्ट टेक्निक जो कि काफी सारी टेक्निक को परफॉर्म कर सकती है, सिर्फ बच्चों का खेला है। लेकिन इस चीज को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये जो फाइट थी वो इतनी भी सिंपल नहीं थी। पल भर में वो दोनों आपस में लड़ाई करने लगी और जब चुन ने अपने थंडर स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल किया तब सिर्फ चुन की स्वॉर्ड ही नहीं जिमी थी, बल्कि थोड़ी सी कोल्ड क्यूआई भी चुन के बॉडी के अंदर गई थी। और तब कोल्ड क्यूआई जो स्वॉर्ड क्यूआई है उसके साथ रेजोनेट हुई और एक ही स्ट्राइक में लिन फे ने चुन के कंधे को जख्मी कर दिया। क्या कोई अलाइड पिक का डिसाइपल जो कि अभी अभी इयॉन रैंक में पहुंचा है वो इस तरह की छल कपट और इस तरह की स्ट्रेटेजी को जान सकता है? शॉर्ट पॉलिशमेंट पिक के डिसाइपल के साथ जो लड़ाई होने वाली थी वो उसके अंडर कंट्रोल में थी और सब कुछ उसके प्लान के ही मुताबिक चल रहा था। ये जो अलाइड पिक का लिन फे है वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। फिर हमें लिन फे को दिखाया जाता है जो कि छींक रहा होता है, क्योंकि चाइना में ऐसा माना जाता है अगर कोई किसी को याद कर रहा हो तो उस पर्सन को छींक आ जाती है। फिर लिन फे उस एडामेंटाइट को देखते हुए कहता है कि ये सब चुन की वजह से हुआ है, जो कि इस एडामेंटाइट को बेचने के लिए काफी ज्यादा दबाव डाल रहा था और साथ ही में वो ऐसा भी दिखावा कर रहा था कि वो इस एडामेंटाइट का मास्टर है। और उसने ये कहा था कि ये सब वही का ऑर्डर है जिसके वजह से 10,000 टावर में ये जो एडामेंटाइट है वो कई दिनों से पड़ा रहा और किसी ने इसके बारे में पूछा भी नहीं। ये जो एडामेंटाइट का ओनर था वो भी काफी ज्यादा चिंतित था। इसके वजह से जब मैंने उसे कहा कि मैं इस एडामेंटाइट के बदले 3 ट्रेजर ग्लास लैंटर्न तुम्हें देने वाला हूँ, तो वो बिना कुछ सोचे समझे उसने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, उस एडामेंटाइट को मुझे दे दिया। और अगर मैं बात करूँ इस एडामेंटाइट की तो ये 3rd ग्रेड का न्यू गॉड एडामेंटाइट है। अगर इसके प्राइस की मैं बात करूँ तो यहाँ तक कि अगर कोई थाउजेंड्स ऑफ लिंक्स भी इसे दे दे तो भी ये बेचा नहीं जा सकता था, क्योंकि ये काफी ज्यादा महंगा है। लेकिन अगर चुन को ये सारी बातें पता चल गई तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। वो लोग इस एडामेंटाइट को ठीक से पहचान नहीं पाए क्योंकि ये अभी तक प्रॉपर न्यू गॉड एडामेंटाइट में कन्वर्ट नहीं हुआ है। अगर सिंपली भाषा में आपसे मैं ये कहूँ तो जो फल होता है उसे पकने के बाद ही खाया जाता है, वैसे ही एडामेंटाइट अभी तक पका नहीं है। ऐसा लगता है कि इसे ज्यू फेन में प्रोड्यूस किया गया है। ये अफसोस की बात है, अगर इस न्यू गॉड एडामेंटाइट को 3 सालों के बाद निकाला जाता तो ये परफेक्टली न्यू गॉड एडामेंटाइट में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन इसे शॉर्ट कल्टीवेशन फोर्जिंग में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर वहां से सीन चेंज होकर में शॉर्ट पॉलिशमेंट पिक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चुन हमसे कहता है कि क्या मास्टर 8 टाइग्राम वाटर क्लीविंग प्योर फ्लेम को बाहर निकालने के लिए परमिशन देगा या नहीं। और सुबह सुबह बिशप ने एक डिसाइपल को मेरे पास भेजा था और उस डिसाइपल ने मुझसे कहा था कि बिशप चाहते हैं कि तुम एक डिसाइपल के लिए स्वॉर्ड फोर्ज करो। और कल ही मैंने 1200 लिंक्सी को 10,000 ट्रेजर पवेलियन में क्वांग फेंग को भेज दिया था और मुझे उस नुकसान की भरपाई करने के लिए कम से कम 2 और स्वॉर्ड को फोर्ज करना होगा। इतना कहने के बाद वो हमारे लिन फे के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है, लेकिन तभी हमारे लिन पे वहां पर पहुंच जाता और चुन से कहता है कि आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। हमारे लिन फे को देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि शैतान के बारे में बोला और शैतान हाजिर हो गया। लेकिन साथ ही में वो मुस्कुराते हुए कहता है कि स्वॉर्ड पॉलिशमेंट पिक मेरी टेरिटरी, आखिर मैं उसे क्यों डरूं। फिर वो लिन फे से कहता है कि लिन फे तुमने आखिर यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे की। ये सुनने के बाद लिन फे उसे कहता है कि आखिर मैं यहाँ पर आने से क्यों डरूं, क्या स्वॉर्ड पॉलिशमेंट पिक तुम्हारा घर है। हमेशा इस सेट की चीजों को छीनने के बारे में मत सोचना, कल तुमने सेट की स्वॉर्ड को छीनने की कोशिश की और आज तुम स्वॉर्ड पॉलिशमेंट पिक को छीनने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम हेवंस लॉ पिक के ऊपर रहना चाहते हो। यह सुनने के बाद चुच्चू ने वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन जल्दी अपने गुस्से को ठंडा करते हुए लिन फे से कहता है कि मेरे जो मास्टर है सक्लूजन में, इसीलिए किसी और दिन आ जाओ। यह सुनने के बाद लिन फे चुन से कहता है कि ऐसी बात है। इतना कहने के बाद लिन फे वहां से जाने लगता और जाते हुए कहता है कि लगता है कि मुझे बिशप के पास वापस जाकर यह कहना होगा कि जो ब्रदर चुने उन्होंने मुझसे कहा था कि जो शॉर्ट पॉलिशमेंट पिक के मास्टर है वो सक्लूजन में है, इसीलिए किसी और दिन यहाँ पर आ जाओ। ये सुनने के बाद चुन कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन तभी उसे 440 वोल्ट का झटका लगता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। मास्टर ने कहा था कि यहाँ पर एक पर्सन आएगा जो कि तुमसे शॉर्ट फोर्स करना चाहता है, क्या वो लिन फे हो सकता है। फिर लिन फे चुन को और भी डराते हुए कहता है कि जो शॉर्ट पॉलिशमेंट पिक के ब्रदर चुन ने कहा कि इतने बड़े तरीके से मेरी बदनामी करते हुए तुम मुझे मारना चाहते हो, है ना। फिर चुन हमारे लिन फे को रोकते हुए उसे कहता है कि ब्रदर लिन, क्या बिशप ने तुम्हें यहाँ पर शॉर्ट फोर्स करने के लिए भेजा है। ये सुनने के बाद लिन फे चुन से कहता है कि इससे तुम्हारा क्या लेना देना है। ये सुनने के बाद जो चुन है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और पूरा सदमे में चला जाता है। फिर चुन लिन फे से कहता है कि जो कि बिशप ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है तो ऑब्वियसली तुम दूसरे लोगों से काफी ज्यादा डिफरेंट हो। जो मास्टर है वो सक्लूजन से बाहर आ जाएंगे, तब तक आप अंदर आकर थोड़ा सा आराम कीजिए। ये सुनने के बाद लिन फे चुन से कहता है कि जो कि ब्रदर चुन ने
मुझे बुलाया है तो मैं इसे मना नहीं करूंगा। इतना कहने के बाद जो लिनफे है चुन के साथ अंदर जाने लगता है और जाते हुए चुन अपने मन में कहता है कि लिनफे तुम काफी ज्यादा बोले हो, तुमने मुझे इतना कंजूस बना दिया है तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे माफ कर सकता हूँ। इतना सोचने के बाद चुन लिनफे से कहता है कि ब्रदर लिन मुझे कुछ काम है इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तब तक आप आराम कीजिए। फिर चुन हमारे लिनफे को उसी जगह पर लेकर आता है जहाँ पर वो फर्नेस रखा हुआ होता है। वहाँ पर आने के बाद जो चुन है वो हमारे लिनफे से कहता है कि मास्टर ने फर्नेस को यहीं पर रखा है, क्यों ना तुम खुद ही आगे जाओ। और साथ ही में चुन अपने मन में कहता है कि अगर मास्टर को शॉर्ट फोर्स करते समय कोई डिस्टर्ब कर देता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो अलॉयड पिक का एल्डर था उसे भी हमारे मास्टर ने लात मारकर इस पिक से बाहर फेंक दिया था। अलॉयड पिक के डिसाइपल के बारे में सोचो ही मत, उसके साथ आखिर क्या क्या होगा। और लिनफे अब देखते हैं कि तुम्हारा अंत कैसे होगा और क्या तुम अब भी मुझसे किसी चीज को छीनने की कोशिश भी कर सकते हो या नहीं। इतना कहने के बाद जो चुन है उछलते मचलते हुए वहां से जाने लगता है। उसे इस तरह से जाता हुआ देखकर लिनफे अपने मन में कहता है कि चुन क्या तुम अपने छोटे से दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मुझे धोखा देना चाहते हो। मास्टर उन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं जो कि शॉर्ट फोर्स करते समय उन्हें इंटरप्ट कर दे। पिछली बार जब डिवाइन पर्ल का डिसाइपल यहाँ पर आकर मास्टर वो को उसने इंटरप्ट किया था तब मास्टर वो ने उसे फर्नेस के ऊपर लटका दिया और 3 दिन और 3 रातों तक आग में झुलसने के लिए मजबूर किया था। और अब मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि मैं इग्नोरेंट हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर जो प्रिविएशन है उसे तोड़ने के लिए आया हूँ। इतना कहने के बाद जो लिनफे उस दरवाजे को काफी बुरी तरह से खटखटाने लगता है और कहता है कि मास्टर हूँ मैं लिनफे हूँ, अलॉयड पिक से यहाँ पर आया हूँ। बिशप ने मुझे यहाँ पर भेजा है क्योंकि मैं एक शॉट को फोर्स करना चाहता हूँ। लिनफे को इस तरह से करता हुआ देखकर जो चुन है वो पूरा सदमे में जाते हुए अपने मन में कहता है कि मैंने कभी भी किसी को इस तरह से अपनी मौत को न्योता देता हुआ नहीं देखा है। और हमें लिनफे को दिखाया जाता है जो कि पागलों की तरह उस दरवाजे को खटखटा ही रहा होता है और उनसे कह रहा होता है कि मास्टर हो जल्दी से बाहर आइए, अगर आप बाहर नहीं आए तो मैं ही अंदर चला आऊंगा। मैं तो सिर्फ यहाँ पर एक शॉट को फोर्स करने के लिए आया हूँ, जल्द से जल्द मुझे एक शॉट फोर्स करके दीजिए। और हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि लिनफे की ये सारी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपने ऑरा को रिलीज करते हुए उस दरवाजे को खोल देते हैं। और उस दरवाजा खुलने के बाद वहां पर काफी ज्यादा फायर ऑरा फैल जाता है। तभी मास्टर वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए हमारे लिनफे को उनके पास बुलाकर उसे जंजीरों से बांध लेते हैं। फिर मास्टर वो काफी गुस्से में ल्यूचुन को अंदर आने के लिए कहते हैं। ये सुनने के बाद ल्यूचुन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उनके मास्टर से कहता है कि हाँ मास्टर मैं अभी आ रहा हूँ। फिर मास्टर चुन से कहते हैं कि इसे 3 दिनों तक फर्नेस के ऊपर लटका के रखो, जब तक इसका मास्टर इसे वापस लेने के लिए नहीं आता तब तक। ये सुनने के बाद चुन मुस्कुराते हुए उसके मास्टर से कहता है कि हाँ मास्टर मैं समझ गया। इतना कहने के बाद जो मास्टर हुए वहां से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद जो चुन है वो लिनफे से कहता है कि किसने कहा था कि ये दिन इतने जल्दी आएगा। ये सुनने के बाद लिनफे चुन से कहता है कि तुमने कितना अच्छा सा प्लान बनाया है मुझे मारने का। ये सुनने के बाद चुन से कहता है कि तुम अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो गॉड एडामेंटाइट है और जो स्पिरिट स्टोन है इनमें जो डिफरेंस है वो हमें अभी तक बताया नहीं गया, या फिर वो लोग यहाँ पर स्पिरिट स्टोन के बदले गॉड एडामेंटाइट यूज करते हैं ये भी अभी तक इस मांगा में क्लियरली हमें नहीं बताया। इसलिए मैं कई जगह पर स्पिरिट स्टोन बोल दूं या फिर एडामेंटाइट बोल दूं तो इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन मत पैदा कर लेना, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है कि आखिर स्पिरिट स्टोन और गॉड एडामेंटाइट में क्या डिफरेंस है, या फिर इसमें स्पिरिट स्टोन को गॉड एडामेंटाइट बता दिया है। फिर चुन अपने पास से कुछ स्पिरिट स्टोन निकालकर उन्हें उस फर्नेस के अंदर डालते हुए हमारे लिनफे से कहता है कि आज तुम जो शॉर्ट पॉलिशमेंट पिक है उसके फर्नेस को एक्सपीरियंस करोगे। इतना कहने के बाद जो चुन है वो उस फर्नेस की फायर को काफी ज्यादा बढ़ा देता है और उससे कहता है कि जो शॉर्ट पॉलिशमेंट पिक की फायर है उसका फ्लेवर इतना भी बुरा नहीं है ना। सुनने के बाद लिनफे उसे कहता है कि नहीं इतना भी बुरा नहीं है, और जो कि मैंने 10,000 शॉर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी को टेम्परामेंट किया है, जिसके वजह से मेरी फिजिकल बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, जिसके वजह से इतनी छोटी सी फायर मेरी बॉडी को कोई भी अफेक्ट नहीं कर पाएगी। और हमें चुन को दिखाया जाता है जो कि इतनी फायर की वजह से उसे भी काफी ज्यादा गर्मी लगने लगती है। फिर चुन लिनफे से कहता है कि तुम चुपचाप वहीं पर रहो, नहीं तो तुम्हें मेरी तरकीबों का स्वाद चखना पड़ेगा। ये सुनने के बाद लिनफे चुन से कहता है कि क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, अगर मैं एक्सीडेंटली इस फर्नेस के अंदर गिरूं तो ब्रदर चुन को इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। ये सुनने के बाद चुन लिनफे से कहता है कि ये सारी बकवास की बातें, ये मास्टर ने जो प्योर लाइट चेन बनाई है उसके अंदर अगर हम 10,000 किलो का भी पत्थर बांधे तब भी वो नहीं टूटेगी, तो आखिर तुम्हें कैसे सोचते हो कि तुम्हारे वजन से ये टूट जाएगी। ये सुनने के बाद लिनफे चुन से कहता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। इतना कहने के बाद लिनफे अपनी एनर्जी से एक तलवार बना लेता है, जिसे देखने के बाद चुन से कहता है कि लिनफे आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। ये सुनने के बाद लिनफे मुस्कुराते हुए चुन से कहता है कि अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ। इतना कहने के बाद लिनफे अपनी उसी एनर्जी से बनी हुई स्वॉर्ड का इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हुए उन सारी चेनों को तोड़ देता है, जिसके वजह से जो लिन फे काफी तेजी के साथ उस फर्नेस के अंदर गिर जाता है। लिन फे को इस तरह से नीचे गिरता हुआ देखकर जो चुन है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और डरते हुए अपने मन में कहता है कि मास्टर कुछ ही समय में वापस आएंगे, जब वो वापस आएंगे तो वो मेरे पैर तोड़ देंगे। शायद मुझे ये देखने के लिए जो फर्नेस है उसे खरीदने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या मैं उसके राख को भी निकाल पाता हूँ या नहीं। और साथ ही में वो पूरा सदमे में जाते हुए कहता है कि इस मानवा के अंदर मेरी जो किस्मत है वो सबसे ज्यादा खराब है, मैं अपने आप के लिए काफी ज्यादा सॉरी फील करता हूँ। फिर हमें लिन फे को दिखाया जाता है जो कि उस फर्नेस के अंदर आ चुका होता है। वहां पर आ जाने के बाद लिन फे अपनी ताई क्यूआई और अपनी युआन क्यूआई को एक्टिवेट कर लेता है ताकि उसके बॉडी को वहां पर की जो फायर है वो हार्म ना कर पाए और साथ ही में वो अपने आप को प्रोटेक्ट रख पाए। उस फर्नेस के अंदर समंदर की तरह धधकती आग थी। उस फर्नेस को देखने के बाद ऐसा लगता था कि वो 30 फीट रेडियस का लॉन्ग फर्नेस है और वो चारों तरफ से बॉन्डलेस था। और साथ ही में लिन फे उस फायर को देखने के बाद कहता है कि अच्छा तो ये वही फायर है जिसे कि शॉर्ट पॉलिशमेंट पिक के फाउंडर थे उन्होंने अंडरग्राउंड फायर युआन आर्टिलरी से बाहर निकाला था। और ये जो लाइट दिखाई दे रही है वो 8 कार्डिनल वाइन रेन फर्नेस की 8 डायग्राम्स होंगी, यानी कि स्काई, अर्थ, वाटर, फायर, लेक, थंडर, विंड और माउंटेन। लेकिन आखिर 8 डायग्राम वाटर क्लीनिंग प्योर फ्लेम कहाँ पर है? इतना कहने के बाद जो लिन फे उस फायर को ढूंढने लगता है और ढूंढते हुए अपने मन में कहता है कि ये जो 8 डायग्राम वाटर क्लीनिंग प्योर फ्लेम है वो मेरे लिए दूसरी शॉर्ट की ओर रिफाइन करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस बॉडी में आने से पहले इस बॉडी का जो असली ओनर था लिन फे, उसने काफी अच्छी तरह से शॉर्ट टेक्निक्स को कल्टीवेट किया था, लेकिन वो सारी शॉर्ट टेक्निक वेन जैनसेट के बेसिक शॉर्ट टेक्निक्स थी। और इस बॉडी में आने के बाद में जब इन रिवर के पास चला गया तब मैंने टाई एडामेंटाइट का इस्तेमाल करते हुए एक शॉर्ट क्यूआई को टेम्पर किया, जिसके वजह से मैं इनलाइटमेंट पाथ पर आगे बढ़ा। लेकिन जब तक कि मैं इमॉर्टल बॉडी को पा नहीं लेता तब तक लिन फे की जो कल्टीवेशन है वो इनवेटेबल रहेगी, जो कि उसकी कल्टीवेशन को काफी ज्यादा अफेक्ट करेगा क्योंकि इसकी जो फाउंडेशन है वो स्टेबल नहीं है। और मेरे फाउंडेशन के साथ जो वेन जैनसेट के बेसिक शॉर्ट टेक्निक्स जुड़े हुए उन्हें तबाह करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे उस 8 डायग्राम वाटर क्लेमिंग प्योर फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए मेरी जो फाउंडेशन है उसे क्लीन कर लूंगा। लेकिन भले ही मैं हेवनली 10,000 शॉर्ट टेक्निक को एक रास्ता बना लूं, लेकिन फिर भी नो रिटर्न फाउंडेशन की बिल्डिंग के फंडामेंटल लॉ का उल्लंघन नहीं करेगा, क्योंकि शॉर्ट क्यूआई टेक्निक्स का एक अच्छा सौदा पहले ही पाथ फाउंडेशन के अंदर इंटीग्रेटेड किया गया है। इसीलिए अगर मुझे इस जगह को उलट पुलट करना पड़े तब भी मैं 8 डायग्राम वाटर क्लेमिंग प्योर फ्लेम को ढूंढ कर ही रहूंगा ताकि मैं नए फाउंडेशन को कल्टीवेट कर पाऊं। इतना कहने के बाद लिन फे जब आगे बढ़ ही रहा होता है तभी उसके सामने एक फायर का बना हुआ ड्रैगन आ जाता है, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी हमें उस फायर के बने हुए ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ हमारे लिन फे के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। उसे अपनी तरफ आता देख लिन फे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसके वजह से वो अपने ऊपर लगे हुए शॉर्ट क्यूआई के प्रोटेक्शन को हटा देता है। लेकिन तभी वो ड्रैगन हमारे लिन फे के ऊपर हमला कर उसे आगे गुजर जाता है। लेकिन उसके हमले से हमारे लिन फे को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके जो कपड़े वो जल जाते हैं। उस ड्रैगन को देखने के बाद लिन फे अपने मन में कहता है कि ये जो 8 डायग्राम वाटर क्लेमिंग प्योर फ्लेम है वो एक्चुअली एक एनिमेट फायर यानी कि जिंदा फायर है। इतना कहने के बाद लिन फे 8 डायग्राम वाटर क्लेमिंग प्योर फ्लेम से बचने के लिए अपने ऊपर एक कॉमन फायर को चढ़ा लेता है, जिसके वजह से हमारे लिन फे का जो ऑरा है उसे कॉमन फायर ढक लेती है, जिसके वजह से उस फायर को हमारे लिन फे का पता नहीं चलता। और लिन फे ने अपने ऊपर जो क्यूआई का प्रोटेक्शन बनाया होता है उससे वो फायर काफी आसानी से हमारे लिन फे का पता लगा रही थी, इसलिए हमारे लिन फे ने अपने ऊपर से उस क्यूआई प्रोटेक्शन को हटा दिया था। फिर लिन फे अपने शॉर्ट क्यूआई का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन के ऊपर हमला करते हुए उसे बीच में चीर देता है। उस ड्रैगन को मारने के बाद लिन फे अपने मन में कहता है कि इस प्योर फ्लेम को रिफाइन करने का यही सबसे अच्छा मौका है। इतना कहने के बाद लिन फे प्योर फ्लेम के अंदर चला जाता है। उस प्योर फ्लेम के अंदर घुसने के बाद लिन फे एक जगह पर जाने के बाद कहता है कि यही सबसे अच्छी जगह है। इतना कहने के बाद लिन फे उसी जगह पर बैठकर अपना कल्टीवेशन शुरू कर देता है। जैसे हमारे लिन फे वहां पर कल्टीवेशन शुरू कर देता है वैसे उसके बॉडी के आजू बाजू लाल कमल उगने लगते हैं और जैसे जैसे वो लाल कमल खिलने लगते हैं वैसे वैसे लिन फे को यह एहसास होने लगता है कि उसकी इम्प्योर फाउंडेशन के अंदर जो काउंटलेस सील्स लगी हुई थी वो टेम्पर हो रही थी, यानी कि खराब हो रही थी। और जैसे ही वहां पर रखे हुए सारे लोटस खिल उठे और जैसे प्योर फ्लेम ने हमारे लिन फे के बॉडी के अंदर जो सील लगे हुए थे उन्हें तोड़ा और वैसे हमारे लिन फे हेवनली 10,000 शॉर्ट टेक्निक की एनलाइटमेंट पाथ पर चला गया। और इसी के साथ लिन फे ने यांग शॉर्ट क्यूआई को, किंग शॉर्ट क्यूआई को और साथ ही में शीशेंग क्यूआई को रिफाइन किया। लगातार एक के बाद एक शॉर्ट टेक्निक्स रिफाइन होती गई और लिन फे ने यह फील करना शुरू कर दिया कि उसकी जो फाउंडेशन है वो धीरे धीरे कर प्रिस्टीन और अनसोलिड होती जा रही है। अगर तुम 8 डायग्राम वाटर क्लेम प्योर फ्लेम के अंदर से गुजर जाओ तो तुम्हारी जो सोल है वो युआन रैंक से भी आगे चली जाएगी। और जब लिन फे एक बार लाइफ सोल लेवल में पहुंचेगा तो आज की जो रिफाइनमेंट उसने की है उसकी कम से कम 10 साल के हार्डशिप को बचाएगा। फिर लिन फे हमसे कहता है कि अगर मैं इस प्योर फ्लेम को लेकर जाऊँ तो मैं यह एडामेंट जो कि ओल्ड गॉड बैन है उसे वापस पा सकता हूँ। फिर वहां से सीन चेंज और कमिचुन को दिखाया जाता है जो कि अपने सर को दबाते हुए कहता है कि मास्टर वापस आएंगे तब मैं क्या
क्या करूंगा? आखिर मैं इसके बारे में मास्टर को कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, या फिर ऐसा दिखावा करूँ कि मैं यहाँ पर था ही नहीं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मास्टर ने मुझे यहाँ पर रुककर इस पर ध्यान देने के लिए कहा था, लेकिन मैं मास्टर को ऐसा बता सकता हूँ कि जो लिनफे उसने उस रस्सी को काट कर यहाँ से भाग गया। लेकिन अगर उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आखिर लिनफे कहाँ पर गया है, तो मैं उनसे ये कहूंगा कि आखिर मुझे कैसे पता होगा? उसके पास नॉर्थलैंड में घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, कौन जानता है कि वो कहाँ गया है? शायद वो स्प्रिंग घोस्ट टाउन या फिर हेवन डेविल पैलेस पर जाकर मॉन्स्टर के हाथों मारा जाएगा। लेकिन वो क्यों भागेगा? उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। मुझे लगता है कि वो इस अर्थ की फायर को संभाल नहीं पाया, इसलिए वो यहाँ से भागने में काफी ज्यादा स्ट्रगल करने लगा और आखिर में उसने उस रस्सी को काट कर यहाँ से भाग गया। लेकिन तभी चुन की नजर उस फर्नेस के फायर के ऊपर पड़ जाती है, जो कि काफी ज्यादा कम होती है। इसीलिए चुन जल्दी से अपने पास से कुछ मैजिक स्टोन को निकालकर उस फर्नेस के फायर के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से वो फायर और भी ज्यादा भड़कने लगती है और भी ज्यादा तेजी के साथ जलने लगती है। जिसे देखने के बाद जो चुन है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मेरा जो प्लान है वो परफेक्ट हो चुका है। फिर कुछ समय बाद जो चुन के मास्टर होते हैं वो वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर आने के बाद चुन के मास्टर चुन से कहते हैं कि आखिर वो लड़का कहाँ पर गया। मास्टरों को देखने के बाद चुन काफी ज्यादा डर जाता है और उनसे कहता है कि जो लिनफे है वो यहाँ से भाग गया। ये सुनने के बाद मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाते और कहते हैं कि क्या भाग गया? फिर जो चुन है वो डरते हुए उसके मास्टर से कहता है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। उसको फर्नेस के ऊपर टांगने के बाद पहला दिन तो काफी सही से गया, लेकिन अगली बार उसने मुझे घूस देने की कोशिश की और मुझे यहाँ से बाहर निकालने की मदद मांगने लगा, लेकिन मैंने उसके घूस को और उसके मदद को रिफ्यूज कर दिया। लेकिन अचानक से जो अर्थ फायर है वो काफी ज्यादा भड़क गई और लिनफे उसे संभाल नहीं पाया, इसीलिए उसने मेरा ध्यान भटकाया और रस्सी को काट कर यहाँ से भाग गया। ये सुनने के बाद मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाते और चुन से कहते कि क्या लिनफे ने उस रोप को काट दिया? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस चैप्टर से आगे जो ट्रांसलेटर है वो बदल चुका है, इसलिए यहाँ पर कुछ कुछ जो नाम है वो भी बदल चुके हैं। जैसे कि क्यूआई को ची बोला गया है, ऐसा बहुत सारे नाम बदल चुके हैं। फिर चुन मास्टर उसे कहता है कि हाँ उसने अपनी गोल्डन स्वॉर्ड ची का इस्तेमाल करते हुए उस रस्सी को काट दिया। फिर मास्टर चुन से कहते हैं कि उस दिन जब मैंने उस लड़के को यहाँ पर लटका दिया था, तब मैं ब्रदर ऑफ हेवन कोर्ट में गया। उन लोगों ने मुझसे ये कहा कि जो लिनफे है उसने जो हेडमास्टर है उसके स्टूडेंट ली क्विंगशेंग के साथ फाइट की थी, और यहाँ पर जो शान की टेक्निक है उसका भी नाम बदलकर हेवन इविल स्लेयर कर दिया है। और उसने जो शान की हेवन इविल स्लेयर टेक्निक है उससे बचने के लिए अपने गोल्डन स्वॉर्ड ची का इस्तेमाल किया था। और उनसे बात करते समय मैंने रियलाइज किया कि जो लिनफे है उसने स्कूल के लिए काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, इसीलिए मैं उसे रिलीज करने के लिए भागते हुए यहाँ पर आया। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तब मुझे पता चला कि वो यहाँ से भाग गया है। तभी हमें उस फर्नेस को दिखाया जाता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा फायर एनर्जी बाहर निकलने लगती है, और उसी फायर एनर्जी के साथ जो लिनफे है वो उस फर्नेस से बाहर निकल आता है, जिसे देखने के बाद चुन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि क्या हो तुम? लेकिन हमारे लिनफे की नजर मास्टर वो के ऊपर पड़ जाती है, जिन्हें देखने के बाद लिनफे उनसे कहता है कि मास्टर वो आप वापस आ गए। हमारे लिनफे को देखने के बाद जो मास्टर वो है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और जो चू है वो पूरा सदमे में जाते हुए कहता है कि ये एक स्वॉर्ड फोर्जिंग फर्नेस है जिसके के अंदर अर्थ फायर है, आखिर वो इसके अंदर कैसे जिंदा रहा? क्या ये एक इमॉर्टल है? फिर लिनफे मास्टर उसे कहता है कि मास्टर वो मैं लिनफे युआन हेंग से यहाँ पर अलर्ट पिक का नाम बदल कर भी यू हेंग कर दिया है। लिनफे को देखने के बाद मास्टर लिनफे का नाम पुकारते हैं। ये सुनने के बाद लिनफे उनसे कहते हैं कि हाँ बोलिए। ये सुनने के बावजूद मास्टर उसे कोई भी जवाब नहीं देते, लेकिन हमारा जो चुन है वो पूरा सदमे में जा चुका होता है, इसीलिए वो अपने मन में कहता है कि इम्पॉसिबल है, आखिर ये कैसे हो सकता है? और चुन को देखने के बाद लिनफे अपने मन में कहता है कि ली चुन ये तुम ही हो ना जिसने की काफी सारे मैजिक स्टोन को उस फर्नेस के अंदर जो फायर है उसे काफी ज्यादा भड़का दिया था। फिर हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लिनफे है वो फर्नेस में बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है, तभी वहाँ पर की जो फायर है वो काफी ज्यादा भड़क जाती है, जिसे देखने के बाद लिनफे काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। और हमारे लिनफे की जो शॉर्ट ची होती है वो भी उसे डिफेंड नहीं कर पा रही होती है, जिसे देखने के बाद लिनफे और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये फायर इतनी ज्यादा कैसे भड़क उठी? और लिनफे ने अपनी ची का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से भागने की कोशिश की। वो जानता था कि यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो सिर्फ इस मैजिक लाइट के जो 8 बीम से उन्हें तोड़कर ही यहाँ पर जिंदा रह सकता है। तभी हमारे लिनफे की नजर उस मैजिक के एक डायग्राम के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद लिनफे काफी तेजी के साथ जाकर उस डायग्राम के ऊपर हमला करते हुए उस फर्नेस के अंदर से बाहर निकल के आता है, जिसके वजह से उसके जो बम है वो भी जल चुके होते हैं। और लिनफे उसे कहता है कि ल्यूचुन क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे? ये सुनने के बाद जो चुन है वो पूरा सदमे में चला जाता है। ये सुनने के बाद जो मास्टर हुए वो काफी गुस्से में चुन से कहते कि जल्दी से बोलो आखिर यहाँ पर क्या हुआ था? ये सुनने के बाद चुन जल्दी से उसके मास्टर के पैर पकड़ते हुए उनसे कहता है कि मास्टर ये सब मेरी गलती है, उसने खुद ही रस्सी काट दी उस फर्नेस के अंदर
अंदर कूद गया। वो इतनी तेजी के साथ अंदर गया कि उसको रोकना नामुमकिन था। ये सुनने के बाद मास्टर लिनफे से कहते हैं कि जो चुन कह रहा है क्या वो सब सही है। यह सुनने के बाद लिनफे उनसे कहता है कि हाँ, उस रस्सी को मैंने खुद ही काटा है, लेकिन मैं जानबूझकर उस फर्नेस के अंदर नहीं कूदा हूँ। और साथ ही में लिनफे अपने मन में कहता है कि मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि मैंने उस रस्सी को काटा था, और वैसे भी उन्होंने शायद मेरे ताई शॉर्टची के बारे में सुना ही होगा, लेकिन मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि मैं उस फर्नेस के अंदर कूद गया था। मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक कि मैं इसके बारे में मेरे मास्टर को भी नहीं बता सकता। और हमारे लिनफे को देखने के बाद जो मास्टर अपने मन में कहता है कि ये जो लड़का है वो काफी ज्यादा चालाक है, लेकिन जो भी सोंग तियानजिंग इसके बारे में सोचता है वो बिल्कुल गलत है। वो अपनी जिंदगी कभी भी स्कूल के लिए जोखिम में नहीं डालेगा, उसके तो कुछ और ही इरादे हैं। फिर मास्टर लिनफे से कहते हैं कि तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए एक स्वॉर्ड को फोर्ज करूं। ये सुनने के बाद लिनफे उनसे कहता है कि हाँ मास्टर, जो हेवन मेटल हेड मास्टर ने तलवार मुझे दी थी उसे मैंने घुमा दिया है, और मैं काफी ज्यादा लकी हूँ कि मुझे ईगल बिग क्लिफ के ऊपर एक चीज मिली थी। इतना कहने के बाद वो उस चीज को बाहर निकाल लेता है जो कि फियोनिक्स आयरन होता है, जिसे देखने के बाद मास्टर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं इतने आसानी से उस आयरन को पहचानता हुआ देखकर। जो लिनफे उनसे कहता है कि मास्टर आप सच में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। और उस फियोनिक्स आयरन को देखने के बाद जो चुने वो पूरा सदमे में जाते हुए कहता है कि क्या ये फियोनिक्स आयरन है जो इस ट्राइग्राम की कैन एंडली फायर थी उससे रिफाइंड होकर जो ऑब्सिडियन मेटल था वो फियोनिक्स आयरन के पीस में बदल गया। लिनफे के कहने का मतलब है कि उस फर्नेस के फायर की वजह से जो ऑब्सिडियन मेटल था वो फियोनिक्स आयरन के पीस में बदल गया। फिर मास्टर उस फियोनिक्स के आयरन को अपने हाथ में लेते हुए अपने मन में कहता है कि जो फियोनिक्स आयरन है वो काफी ज्यादा रेयर होते हैं। सब लोग ये जानते हैं कि जो ऑब्सिडियन मेटल है वो ही ट्रांसफॉर्म होकर फियोनिक्स आयरन बनता है, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता कि आखिर ऑब्सिडियन मेटल कैसे फियोनिक्स आयरन में ट्रांसफॉर्म होता है। फिर जो मास्टर वो हंसते हुए हमारे लिनफे से कहता है कि तुम 7 दिनों के बाद वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए काफी बढ़िया सी शॉट बना के रख दूंगा। ये सुनने के बाद लिनफे उनसे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर हूँ। इतना कहने के बाद लिनफे वहां से जाने लगता है और जाते हुए मास्टर उसे कहता है कि ठीक है मास्टर हूँ, 7 दिनों के बाद मिलते हैं। फिर लिनफे चुन की तरफ देखते हुए कहता है कि शायद उसके बाद मैं ली चुन से बहुत बार नहीं मिल पाऊंगा। शॉर्ट फॉर्जिंग पिक का एक चीफ डिसाइपल होने के बावजूद उसने सबसे बड़ी गलती की है, उसने अपने मास्टर उयो के साथ झूठ बोला है, और यहाँ तक कि जो मास्टर ऊ है उसने चुन को अपना सक्सेसर मान भी लिया है। इसका यह मतलब है कि ऊ के हर चीज चुन द्वारा सफल हो गई है। इसका यह मतलब है कि जो मास्टर ऊ की सारी चीजें उसे जो चुन है वो आगे बढ़ाएगा, यहाँ तक कि इस पिक के मास्टर की प्लेस भी वो उसे ऐसा ट्रीट करता है जैसे कि वो उसका बेटा हो, भले ही वो उसका बेटा ही क्यों ना हो। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो वो है उसने स्कूल के खिलाफ रेबल भी किया, तब भी चुन उसके साथ खड़ा रहने वाला सबसे पहला पर्सन होगा। हालांकि चुन ने वो उसे झूठ बोला, उस पर अब और कैसे भरोसा कर सकता है? आखिर वो सब कुछ चुन को कैसे सौंप सकता है? और हमें चुन को दिखाया जाता है उसका कि गेम हो चुका था, इसीलिए रोते हुए कहता है कि मैं नहीं छोड़ना चाहता। फिर हमें यू हैंग पिक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाते हुए लिनफे अपने मन में कहता है कि आधे रास्ते में मैंने नए कपड़े खरीदे हैं, अब मैं आराम करने के लिए वापस जा सकता हूँ। और जैसे ही लिनफे अपने यू हैंग पिक के ऊपर पहुंच जाता है वैसे वहाँ पर काफी सारे डिसाइपल्स एक जगह पर इकट्ठा होकर शोर मचा रहे होते, जिन्हें देखने के बाद लिनफे कहता है कि यूएन जैसी शांत जगह पर इस तरह की चीजें कैसे हो रही है। और उन्हीं के बीच में हमें यू हैंग पिक के कुछ डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जिसे कि उन सारे बंदों ने घेर रखा होता है। उन्हीं में से एक डिसाइपल कहता है चाहिए तुम कुछ ज्यादा ही आगे जा रहे हो, हमारे पिक के ऊपर जाने वाले रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। तभी हमें वहाँ पर एक डिसाइपल को दिखाया जाता है जिसका के नाम शिए होता है। वो योहांग पिक के डिसाइपल से कहता है कि तुम लोग योहांग वापस नहीं जा सकते और मैं अपनी बात का पक्का आदमी हूँ। ही को देखने के बाद लिनफे कहता है कि गर्द से भरा हुआ आदमी उसने योहांग पिक के ऊपर जाने वाले एक लोकटे रास्ते को रोका है। इसका यह मतलब है कि योहांग के सारे लोगों को ह्यूमिलेट कर रहा है। अगर वो हेवन कोड या फिर शॉर्ट फॉर्जिंग पिक के ऊपर हुआ होता तो वहाँ पर के जो मास्टर है उसने अब तक इस लड़के के पिछवाड़े के ऊपर लात मारते हुए उसे कब का वहाँ से भगा दिया होता। सिर्फ ओल्टाविस जो कि हमारे पिक का मास्टर है वो इससे आंखें मूंद लेता है और जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देता है। फिर हमें उन्हीं योहांग पिक के डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहता है कि हम कुछ फाउंडेशन लेवल के स्टूडेंट्स है जो कि उससे लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो शॉर्ट फॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा पावरफुल है जिसके अंदर 36 वर्ड्स आते हैं जिनका सामना हम नहीं कर सकते, हम यहीं पर हारने वाले हैं। तभी पीछे से हमारे लिनफे आकर हे को आवाज लगाते हुए उससे कहता है कि हम शांत होकर इस पर बात क्यों नहीं करते। ये सुनने के बाद हे लिनफे से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर मनाने के लिए आए हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनने के बाद लिनफे उसी योहांग के एक डिसाइपल के ऊपर उंगली करते हुए उसे कहता है कि मैं इस आदमी को ठीक से जानता भी नहीं, इसे जोंगयांग कहा जाता है जिसे कि मैंने एक या दो ही बार मिला और बातें की है। ये सुनने के बाद जो यांग है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर लिनफे हे से कहता है कि मैं बस ये सोच रहा हूँ कि आखिर तुम में हमारे पिक के रास्ते को रोकने की हिम्मत कहाँ से आई। ये सुनने के बाद हे मुस्कुराने लगता है और अपने शॉर्ट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए लिनफे से कहता है कि तुम ये मेरे शॉर्ट से पूछ सकते हो। इतना कहने के बाद जो है वो अपनी शॉर्ट फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए हमारे लिनफे के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखने के बाद यांग काफी हैरान हो जाता है। लिनफे से कहता है कि तुम इससे बचकर रहो, जो कि तुम्हारे
तुम्हारे पास तलवार नहीं है, ये मेरी तलवार का इस्तेमाल करो। इतना कहने के बाद जो यांग है वो अपनी स्वॉर्ड को हमारे लिनफे को दे देता है। फिर हमें एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन के अंदर से निकले हुए स्वॉर्ड्स को दिखाया जाता है, जो कि काफी तेजी के साथ हमारे लिनफे के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ चुकी होती है। और उस हमले को अपनी तरफ आता देख जो लिनफे है वो स्वॉर्ड फॉर्मेशन से बिल्कुल भी नहीं डरता और स्वॉर्ड्स को सीधा हेड ऑन लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। और जाते हुए अपने मन में कहता है कि मेरी पिछली जिंदगी में मैंने स्वॉर्ड फॉर्मेशन को सीखने की कोशिश की थी, क्योंकि मैं अपनी ची कल्टीवेशन को आगे नहीं बढ़ा सकता था, क्योंकि मेरा जो जियांगमिंग है यानी कि मेरा जो जियांगमिंग यानी कि फाउंडेशन या फिर तुम इसे डांटियान भी कह सकते हो। और हमारे लिनफे का जो डांटियान था वो पिछली जिंदगी में खराब था, जिसके वजह से वो कल्टीवेशन नहीं कर सकता था। फिर लिनफे हमसे आगे कहता है कि इसीलिए मैंने स्वॉर्ड फॉर्मेशन के बारे में काफी सारी किताबों को पढ़ा है और साथ ही में उसमें इस फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा है जिसका क्या नाम फॉर्मेशन ऑफ केओस है। ये तो मेरे लिए काफी अच्छी बात है कि मैं एक ऐसे पर्सन से मिला हूं जिसने कि केओस फॉर्मेशन के केओस धर्मा मुद्रा लेवल को अचीव किया है। इतना कहने के बाद लिनफे अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए स्वॉर्ड फॉर्मेशन से जितने भी स्वॉर्ड्स बाहर निकल रहे होते हैं उन्हें एक एक करके तबाह करने लगता है। उसे इतने आसानी से उस स्वॉर्ड को तबाह करता हुआ देखकर जो है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये मेरे राइवल बनने के काबिल है। और जो वांग है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और कहता है कि जो लिनफे वो काफी सारे स्वॉर्डमैनशिप को इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि रेंज स्टॉर्म शूटिंग, स्टार सेल्फ कल्टीवेशन, सैक्रिफाइस सोर्चिंग और कई ज्यादा स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए स्वॉर्ड फॉर्मेशन से लड़ रहा है। फिर लिए हमें लिनफे से कहता है कि अफसोस की बात है कि तुम हार चुके हो। तभी हमें लिनफे की तलवार को दिखाया जाता है जो कि दो टुकड़ों में बट जाती है, जिसे देखने के बाद लिनफे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर लिए हमें लिनफे से कहता है कि जो कि तुम्हारी तलवार टूट चुकी है इसीलिए तुम हार चुके हो। ये सुनने के बाद लिनफे मुस्कुराते हुए उसे कहता है कि यह सच नहीं है, मैं बिना हाथ में स्वॉर्ड लिए भी तुमसे लड़ सकता हूँ। इतना कहने के बाद लिनफे अपनी ताई स्वॉर्ड ची को एक गोल्डन ड्रैगन में बदल देता है, जिसे देखने के बाद ली कहता है कि उसने एक ऑर्डिनरी स्वॉर्ड के पीस से बैटल में काफी अच्छा परफॉर्म किया है और अब वो इस स्वॉर्ड ची का इस्तेमाल करते हुए मुझे एक्सट्रीम लेवल तक पुश कर रहा है। ये यूएन में ना दिखने वाला एक टैलेंट है जो कि आने वाले टूर्नामेंट में एक महान तख्ता पलट के लिए छिपी हुई है। जब से मैंने केओस फॉर्मेशन में मास्टरी की है तब से मेरा सबसे अच्छा गेम है। और हमारे लिनफे के हमले को देखते हुए जो लिन है वो अपनी जो केओस फॉर्मेशन है उसे फुल्ली अनलिश करते हुए पूरा एक्टिवेट कर देता है और अपनी जो केओस फॉर्मेशन है उसके 36 स्वॉर्ड को वहां पर समन किया। उसने उस सारे 36 स्वॉर्ड को एक जगह पर इकट्ठा करते हुए उसे एक ह्यूज ड्रैगन में बदल दिया। फिर हमें लिनफे के गोल्डन ड्रैगन और जो है उसके स्वॉर्ड ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि आमने सामने खड़े हो जाते हैं। और यह अपने मन में कहता है कि इस फाइट के बाद मैं अपने केओस फॉर्मेशन में काफी ज्यादा प्रोग्रेस करूंगा। इतना कहने के बाद जो है वह हमारे लिनफे से कहता है कि तुम अपना बेस्ट ट्राई कर देना। इतना कहने के बाद वो दोनों अपने अपने ड्रैगन को एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए छोड़ देते हैं। जब उन दोनों के ड्रैगन आपस में टकराते हैं तो वहां पर काफी बड़ा धमाका हो जाता है और यह और लिनफे दोनों फुल कॉन्फिडेंस में होते हैं कि हम दोनों में से मैं ही जीतूंगा। और आखिर में हमें यह पता चलता है कि जो ये है वो हार चुका है और जो है वो बिना किसी शर्मिंदगी के इसे एक्सेप्ट भी कर लेता है। फिर लिनफे हे से कहता है कि तुम काफी ज्यादा इंप्रेसिव राइवल हो। ये सुनने के बाद जो शी है वो मुस्कुराने लगता है। फिर लिनफे वांग से कहता है कि क्या तुम अपने पिक पर वापस नहीं जाना चाहते। इतना कहने के बाद वो सारे लोग अपने अपने पिक पर जाने लगते हैं और जो शी है वो भी जाने लगता है और जाते हुए कहता है कि एलाइट टूर्नामेंट आने से पहले मैं अपने धर्मा मुद्रा को काफी ज्यादा इम्प्रूव करूंगा और मैं आशा रखता हूँ कि जो टूर्नामेंट है उसमें मैं तुमसे फिर से फाइट कर पाऊँ। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिनफे जोंग से कहता है कि आखिर तुमने शी को क्यों ऑफेंड किया, आखिर तुम लोगों ने ऐसी क्या चीज की जिसके वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। ये सुनने के बाद जोंग लिनफे से कहता है कि पिछले महीने हमने 1000 ट्रेजर टावर के एक सेलर के पास से एक मैप खरीदा था। उसने हमसे ये कहा था कि ये तुम्हें एंशिएंट फेरी मेंशन की तरफ लीड करेगा। मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि मैंने अपने साथ को जूनियर ब्रदर्स को लेकर उस मैप के ट्रेजर को ढूंढने में निकल पड़ा। हम डिजर्ट ऑफ डेथ सी में रुके थे जो येलो सैंड की दुनिया है। हमने वहाँ पर बहुत कुछ सहा। हमने सोचा कि वहाँ पर हमें कोई ट्रेजर मिलेगा, लेकिन हमने जब वहाँ पर खोदा तब हमें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। लेकिन वहाँ पर जो शी था वो अपनी सोर्चिंग सन और ट्रू फायर की जो स्वॉर्डमैनशिप है उसकी प्रैक्टिस कर रहा था और हमारे वहाँ पर जाने की वजह से वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया और काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। ये सुनने के बाद जो लिनफे वो हमें उस ट्रू फायर और सोर्चिंग सन स्वॉर्डमैनशिप के बारे में काफी कुछ बताता है जो कि हमें जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। बाद में आगे हमें जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं आपको बता दूंगा। और लिनफे आगे कहता है कि अगर मैं उस समय उस टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा होता और अगर मुझे कोई डिस्टर्ब कर देता मैं वहीं पर उन्हें जान से मार देता। ये लोग काफी ज्यादा लकी है कि शी ने इन्हें जिंदा छोड़ दिया। फिर जो जोंग है वो हमारे लिनफे से कहता है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप हमारे साथ मिलकर क्यों ना उस डिजर्ट ऑफ द डेड सी में जाकर जो फेरी मेंशन है उसे ढूंढे। ये सुनने के बाद लिनफे हमें उस डिजर्ट के बारे में बताता है कि वो डिजर्ट नॉर्दर्नलैंड के 10 डेंजरस जगहों में से एक है। किसी ने एक बार कहा था कि उसने वहाँ पर 9 स्टिंग स्कॉर्पियन को देखा था जो कि मॉन्स्टर के लॉर्ड लेवल पर था। और इसी भी क्या अजीब बात होगी कि जो ट्रेजर टावर के लोग हैं वो हमेशा अपने मैप्स के बारे में काफी कुछ बताते हैं। अगर मैप में दिखाई हुई जगह अगर
सच में होती तो जो हेवंस के एंशिएंट गॉड है उन्हें पहले ही खोद लिया गया होता। इतना सोचने के बाद लिन फे मुस्कुराते हुए जोंग से कहता है कि सच्चाई में आ जाओ और जाकर थोड़ा सा रेस्ट करो। ये सुनने के बाद जोंग लिन फे से कहता है कि लेकिन ब्रदर लिंग जरा इसे देखिए। इतना कहने के बाद जोंग अपने पास से किसी तरह के पत्थर को बाहर निकाल लेता है जिसके अंदर एक आग जैसी चीज होती है, जिसे देखने के बाद लिन फे कहता है कि इसे देखने के बाद मैं कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि इसके बाकी के जो पार्ट्स है वो मिसिंग है, लेकिन इसकी जो स्मेल है उसे सूंघने के बाद मैं कह सकता हूँ कि सेलेस्टियल ह्यूमन की थर्ड आई है। मेरी पिछली जिंदगी में ऐसा कहा जाता था कि उस समय ना ही कोई हेवन कोड था और ना ही कोई अंडरवर्ल्ड था, लेकिन सारी जगह पर क्योस ही क्योस था। तब इस दुनिया पर थोड़े समय के लिए जो सेलेस्टियल्स थे उन्होंने राज किया था। ऐसा कहा जाता है कि सेलेस्टियल एम्परर वो सबसे पहले ऐसे एम्परर थे जिन्होंने की कल्टीवेशन कर कर अपने आप को गॉड बनाया था। जब उसने अपने माथे पर लगी हुई तीसरी आंख खोली तो वो पेश से लेकर पाताल तक कुछ भी देख सकती थी। लेकिन मेरी पिछली जिंदगी में ये सिर्फ एक कहानी थी जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी, लेकिन मैंने पहले भी सेलेस्टियल की तीसरी आंख को देखा है। फिर हमें पिछली जिंदगी के लिन फे के मास्टर को दिखाया जाता है जो कि हमारे पिछली जिंदगी के लिन फे से कहते हैं कि हे बच्चे चलो देखते हैं कि ये जो आंख है वो तुम्हारे जियांग मिंग को ठीक कर सकती है या नहीं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन फे अपने मन में कहता है कि उस समय उस बूढ़े आदमी ने उस सेलेस्टर आई के ऊपर काफी ज्यादा स्टडी की ताकि वो उस आंख के सेलेस्टर पावर के मदद से मेरे जियांग मिंग को ठीक कर पाए। फिर लिन फे रोते हुए कहता है कि मैं फिर से उस बूढ़े आदमी के बारे में सोच रहा हूँ। फिर लिन फे वांग से कहता है कि क्या मैं उस पत्थर को थोड़ी देर के लिए ले सकता हूँ, मुझे उसके ऊपर कोई स्टडी करनी है। यह सुनने के बाद वांग लिन फे से कहता है कि क्यों नहीं, अब से यह पत्थर आप ही का है। यह सुनने के बाद लिन फे वांग के सर को सहलाते हुए उससे कहता है कि जब हमें समय मिलेगा तब हम डेड सी रिजल्ट को चेक करने के लिए जरूर जाएंगे। फिर वहां से सीन चेंज होकर हेवन कोड पिक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक डिसाइपल वांग और सॉन्ग से कहता है कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जो शी है उसे जो लिन फे है वो हरा देगा और साथ ही में उसका जो क्योस अरे है उसे भी डिस्ट्रॉय कर देगा। ये सुनने के बाद जो वांग है वो सॉन्ग से कहता है कि ब्रदर सॉन्ग जो कि आपने लिन फे के साथ पहले भी लड़ाई की है तो आपको जो लिन फे की शॉट चाहिए उसके 2 स्ट्राइक्स के बारे में तो पता ही होगा। ये सुनने के बाद सॉन्ग वांग से कहता है कि जब हम ईगल ब्लिक क्लिफ के ऊपर फ्लाइंग स्नेक मॉन्स्टर से घिरे हुए थे तब भी उसने इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या उसके पास किसी तरह का मैजिक वेपन हो सकता है? ये सुनने के बाद वांग सॉन्ग से कहता है कि मुझे लिन फे को अच्छा ट्रीट करना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ही सालों के अंदर एलाइट स्टूडेंट के अंदर मेरे जो 4th प्लेस है वो मेरे हाथों से जा सकती है। ये सुनने के बाद सॉन्ग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि ब्रदर वांग आप लिन फे के बारे में ज्यादा ही सोच रहे हैं, उसने अपने गोल्डन स्वॉर्ड ची का इस्तेमाल करते हुए शी को हराया था। ये सुनने के बाद वांग सॉन्ग से कहता है कि क्या तुम सच में इसके ऊपर भरोसा करते हो कि जो लिन फे उसने ची की मदद से उस बैटल को जीता है? लिन फे इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि उसके पास गोल्डन और व्हाइट कलर की स्वॉर्ड ची है, लेकिन इसलिए क्योंकि वो स्वॉर्डमैनशिप में एक्सपर्ट है। ये सुनने के बाद सॉन्ग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि लेकिन तभी वांग उससे कहता है कि क्या इसका ये मतलब नहीं कि उसने काफी सारे शॉर्ट टेक्निक में महारत हासिल की है, क्योंकि जब भी वो शॉर्ट टेक्निक को परफॉर्म करता है तो उसकी जो एनर्जी है वो हर बार बदलती रहती है। ये सुनने के बाद सॉन्ग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि अच्छा तो ये सही है कि उसने मेरे ब्लडी यामा को सिर्फ अपने कल्टीवेशन के स्वॉर्डमैनशिप के बदौलत ही हराया था। फिर वो पूरा सदमे में जाते हुए कहता है कि आखिर वो आदमी इतना पावरफुल कब बन गया। फिर वांग हमारे सॉन्ग के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे कहता है कि हेवन कोड पीक पर अपने सॉन्ग तुम अपने कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करो, जूनियर ब्रदर के बीच में मैं सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर करता हूँ। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक झरने के नीचे बैठकर जो क्यूंगशी वो अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है, लेकिन कल्टीवेशन करते वक्त उसे काफी ज्यादा तकलीफ होती है और उसके मुंह से खून भी बाहर निकलने लगता है। फिर जो क्यूंगशी मुस्कुराते हुए कहता है कि एक शॉर्ट ची का छोटा सा कतरा मुझे कभी भी मेरे टारगेट को अचीव करने से नहीं रोक सकती। अगर आप भूल चुके हो तो मैं आपको बता दूं, जब लिन फे के साथ लड़ रहा होता है तब लिन फे अपनी थोड़ी सी ची एनर्जी को इसके बॉडी के अंदर डाल देता है, जिसके वजह से इसे कल्टीवेशन करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही होती है और जो किंगशे वो उसी शॉर्ट ची को अपने बॉडी के अंदर सप्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है और आखिरी होल बंद करने के बाद जो किंगशे वो अपने हेवन एविल शॉर्ट टेक्निक को काफी आसानी से परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि उस चीज को सप्रेस करने के बाद किंगशे को उस चीज से कोई भी खतरा नहीं होगा। और जो किंगशे वो गुस्सा करते हुए लिन फे से कहता है कि उस समय आखिर में देखूंगा कि आखिर तुम मेरे हेवन एविल स्लेयर के अगेंस्ट किस तरह की परफॉर्मेंस करते हो, यानी कि उस समय तुम मेरे टेक्निक के सामने टिक भी सकते हो या नहीं। फिर वहां से सीन चेंज होकर शॉर्ट फोर्जिंग पिक यानी कि जो शॉर्ट पॉलिशिंग पिक है उसका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन फे अपने शॉर्ट लेने के लिए मास्टर वू के पास पहुंच चुका होता है। वहां पर पहुंचने के बाद जो मास्टर वू है वह हमारे लिन फे को उसकी शॉर्ट दे देते हैं। उस शॉर्ट को देखने के बाद लिन फे अपने मन में कहता है कि इसे फियोनिक्स आयरन नाम देने के बिल्कुल लायक है। इतना कहने के बाद लिन फे उस तलवार को अपने
हाथ में लेते उस तलवार को बाहर निकाल लेता है और जैसे लिनफे उस तलवार को बाहर निकाल लेता है वैसे उस स्वॉर्ड के अंदर से फियोनिक्स की सोल बाहर निकलती है, जिसे देखने के बाद लिनफे काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि फियोनिक्स आयन को एक मैजिकल स्वॉर्ड में वो भी एक सोल के साथ फोर्ज करना नामुमकिन है। जरूर है मास्टर वू के पास जो 8 ड्रैगन फर्नेस है उसकी पावर होगी। और बस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। ओके बाय।